Good morning, everyone, and welcome to Concrete Technology, Unit 2 Properties of Aggregates, and Lecture 2 Properties of Aggregates, and in which we will study today size and shape only. So, in this session, we will see different properties of aggregates. हम लोग लिस्ट करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट देखेंगे. फाइन एंड कोर्स कॉम्बाइंडली हम लोग देखने जा रहे हैं, अलग अलग नहीं इसमें हम लोग पढ़ेंगे. साइज ऑफ एग्रीगेट कहने का मतलब हो गया कि फाइन एग्रीगेट का भी साइज पढ़ेंगे, कोर्स एग्रीगेट का भी साइज हम लोग पढ़ेंगे. शेप ऑफ एग्रीगेट पढ़ेंगे उसके बाद, और उसमें भी वही चीज है, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट दोनों का हम लोग शेप के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, ओके. तो इससे पहले एक और चीज है जो मैं दिखा दूं आपको, जो काफी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए एज अ सिविल इंजीनियर. आप यहाँ पे भी अभी पढ़ रहे हैं तो भी काम आएगा और आगे चल के भी काम आएगा. वो आपको यहाँ दिखेगा. देखिए, दिस इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो ये क्या है? एक नेशनल बॉडी है, स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया का, राइट. एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986. तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो है, जो भी BIS स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, राइट. तो जैसे इसका लोगो अगर आप देख रहे होंगे, सो लोगो में ही लिखा हुआ है, अगर देखेंगे यहाँ देखेंगे, दैट इज मानक, राइट. मानक हिंदी में स्टैंडर्ड को हम लोग मानक बोलते हैं ना. और उसके जस्ट बगल में देखिए क्या लिखा है लोगो में ही, पथ प्रदर्शक, है ना. तो मतलब क्या हुआ, जो स्टैंडर्ड है अगर हम उसको जान लेंगे तो हमारा रास्ता आगे का ये बताएगा, है ना, कि कैसे करना है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे कोई भी चीज़ अच्छा है, कैसे कोई भी चीज़ बुरा है. ठीक है, ये चीज़ें. तो अगर हमारे पास कोड है, कोड का समझ है, तो हम लोग कोई भी चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं और एकदम जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. तो BIS के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है तो कोई एक मुझे बताएंगे जिनके पास आइडिया है. एनीवन याद है? जी सर, IS है. IS कोड जो होते हैं ना, IS कोड्स, कोड्स की बात हम लोगों ने करी थी, वो सारे कहाँ से आए हैं? तो वो सब यहीं से फॉर्मुलेट हुआ है, इसी स्टैंडर्ड से फॉर्मुलेट होके हम लोगों के पास आया है. ठीक है. तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है. चलिए इसका पहले एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, फिर और चर्चा करते हैं इस पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. आपको बहुत सारे कोड अभी हम लिस्ट करते जाएंगे, हर बार आपको कोड, नया नया कोड दिखेगा. तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि इम्पोर्टेंस है ये. ठीक है. इसके बाद देखिए एक्टिविटीज ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो एक्टिविटीज में क्या है? जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन करना ये पहला एक्टिविटी है, और इसी से आपको जितने भी IS स्टैंडर्ड के कोड्स दिखते हैं, राइट, वो सारे यहाँ से आ रहे हैं, राइट. जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लें, IS 269, ये मैंने आपको बताया होगा. IS 269 किसके लिए था? तो बताइए, किसी को याद है? 33 ग्रेड सीमेंट के लिए, 33 ग्रेड OPC के लिए सर. हाँ, तो ये क्या था कि स्पेसिफिकेशन ऑफ 33 ग्रेड OPC जो है इस कोड में लिखा हुआ था, ये आपको पता होगा. तो ये चीजें कहाँ से फॉर्मुलेट हुई है? तो ये चीजें जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आई हैं. ये चीजें आपको आगे चल के काम आने वाली, क्योंकि IS कोड के हिसाब से ही हम लोग जब आगे चल के कुछ डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन मेथड्स एंड ऑल, तो सारा प्रैक्टिस उसी में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स. ठीक है. तो स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसे आप एक एग्जांपल ले, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कोई भी चीज़ आप बैलेंस करते हैं, वेट करते हैं. ठीक है. मतलब कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो देखते हैं एक तरफ वेट रखा जाता है और एक तरफ सामान रखा जाता है और उसको वेट किया जाता है ना. तो वो 1 kg 2 kg का जो आप वहाँ देखते हैं वेट, वजन जो रहता है, वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है ना, वो एक स्टैंडर्ड है. वो ऐसे ही कहीं नहीं है. मतलब मान लीजिए कोई, आप किसी भी चीज को उठा के बोल देंगे कि ये 1 kg है, आप बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे. आपको स्टैंडर्ड से मैच करना पड़ेगा, है ना. तो जैसे आप जो भी कॉन्सेप्ट देते थे तराजू का, पहले था ना, जो तराजू होता था, 2 पलड़ा होता था उसका, एक पे हम लोग स्टैंडर्ड चीज रखते, स्टैंडर्ड वेट रखते थे, और दूसरे पे हम लोग वेट करते थे, कोई सामान का वेट करते थे. तो क्या करते थे कि स्टैंडर्ड से मैच करा देते हैं, दोनों मिल गया मतलब हाँ समझिए कि 1 kg का ये सामान है. समझ में आया? तो ये स्टैंडर्ड है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमको स्टैंडर्ड को मैच कराना है.
तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल बनेगा, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट बनेगा वो स्टैंडर्ड का बनेगा, वो उसका क्वालिटी होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस यहाँ पे यही है कि जैसे आप कंक्रीट बनाने जा रहे हैं तो आपको कौन सा सीमेंट यूज करना है, उसका स्पेसिफिकेशन आपको स्टैंडर्ड से देखना है, कौन सा एग्रीगेट यूज करना है आपको स्टैंडर्ड से देखना है, ठीक है। फिर कंक्रीट बना, उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, ये सारी चीजें, जो मिक्स डिजाइन है वो आपको स्टैंडर्ड से देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से आती हैं, सब स्टैंडर्ड से है। तो आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड है सब स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। जो भी क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं सारा चीज पे बेस्ड है, एक बिल्डिंग मटेरियल से लेके आपको डिजाइन तक, बिल्डिंग का डिजाइन या कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, सारा जो है आपको कहाँ से आता है, कहाँ से स्टैंडर्ड हम देखेंगे तो IS कोड्स। तो यहाँ से बहुत सारे कोड्स निकल के आते हैं और ये जो है सारे इंजीनियरिंग के फील्ड के कोड यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अंदर सारे इंजीनियरिंग के, मतलब जो भी आप सुनते हैं या जो नहीं, जैसे आप मान लीजिए फूड फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, जो फूड है, सब में देखते होंगे आप लोग, कभी कुछ खाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं लेके आते हुए देखते हैं, उसको अगर प्लास्टिक रैपर पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ एज पर दिस, ठीक है, एज पर दिस कोड, एज पर दिस कोड, ऐसा कुछ लिखा रहता है। कुछ कुछ आप सामान खरीदने जाते हैं वहाँ पे IS कोड लिखा रहता है, ये इस IS कोड को कंप्लाइंट करता है कि इसके हिसाब से बना हुआ है। तो ये चीजें क्या है कि सबको फॉलो करना है, ठीक है। एज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी को फॉलो करना है कोई भी सामान बनाने के लिए, और एज अ इंजीनियर हम लोगों को फॉलो करना है जब हम लोग कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम लोग कोई कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो हमें ये फॉलो करना है, ठीक। इसके बिना हम लोग चीजों को नहीं समझ पाएंगे क्लियरली कि हाँ ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। समझ में आया ये चीजें? यस है। तो ये चीजें जो है आपको काफी भी यूजफुल होगा, इसलिए कोड्स के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो उस कोड को आप नोट करेंगे, राइट, नोट करेंगे और उस कोड को लिख लेंगे, कहीं एक पेज बनाइए आप लोग और उस कोड को लिखते जाइए कि हाँ ये कोड इस काम का है, ये कोड इस काम का है। इससे आपको फायदा होगा और पूरा एज अ सिविल इंजीनियर पूरे लाइफ आपको ये फायदा देने वाला है। जो भी कोड्स मैं बताते जाता हूँ आप लोग अभी से नोट करना शुरू करिए। हालांकि जो भी प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें ही हम लोगों ने बहुत सारे कोड्स देखे हैं, जितने भी टेस्टिंग के थे, सीमेंट टेस्टिंग के कोड्स थे, 4031 कोड जो था, उसके अलावा जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट थे उसके कोड थे, है ना, सबको आपको नोट कर लेना है एक जगह। तो एक टास्क भी हम देंगे आपको कि सब IS कोड का एक लिस्ट आप करिएगा और एक गूगल क्लासरूम हम क्रिएट करेंगे। चलिए, उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से हमको ज़्यादा मतलब है, क्योंकि सारा कोड हमको यहीं से देखना है, सारा कोड BIS का जो भी कोड आता है स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ये मतलब अच्छी खासी कमेटी बनती है, ठीक है, जिसमें सारे पैनलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो ठीक है बॉडीज होते हैं, इंडस्ट्री से लोग होते हैं, एकेडमिक से लोग होते हैं, तो हर तरह के लोग, साइंटिस्ट होते हैं, सब मिल के ये बनाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाते हैं। उसके बाद बाकी जो है इंटरनेशनल एक्टिविटीज, मतलब जो भी ISO वगैरह देखते हैं, ये इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी रहते हैं इनका, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हो गया, हॉल मार्किंग हो गया, लेबोरेटरी सर्विस, ट्रेनिंग सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें रहती है, राइट। तो इनसे हमको अभी, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, हम लोग को सिर्फ इसमें ये देखना था कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो क्या करती है कि स्टैंडर्ड का फॉर्मुलेशन करती है फॉर ऑल काइंड ऑफ ब्रांचेज आप बोल सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ब्रांच हो या और भी कोई सेक्टर हो, सब आप ले लीजिए, फूड सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर लेके चलिए, सब जगह आपको कुछ ना कुछ कोड आपको मिलेंगे, एकदम बहुत सारा कोड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा कोड क्या है, अगर आप जानते हो तो बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IS स्टैंडर्ड कोड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल जो अभी तक कुछ आप देखे भी होंगे, कुछ नहीं भी देखे होंगे, थोड़ा बहुत एग्जांपल होने के लिए बहुत ज़्यादा है, राइट। इसका लिस्ट करेंगे तो आपको बहुतों पेज लग जाएगा अभी लिस्ट करने में, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड कोड्स है। एक मतलब छोटा से छोटा चीज़ के लिए भी है और बड़े से बड़े चीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे हम IS 269 और 2015 की बात करते हैं, जैसे ये क्या है आपका IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, 269 या क्या हो गया, कोड का नंबर हो गया, राइट, ये नंबर का कोड है, 269 नंबर का कोड है। उसके अलावा ये जो शो कर रहा है दिस इज ईयर, है ना, ये क्या कर रहा है, ईयर है 2015 या ये चीजें दिख रही है। तो होता क्या है कि ये बनता तो है, मान लीजिए बहुत पहले बना होगा,
90s में बना होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिफॉर्म्ड हो गया। धीरे धीरे क्या रिवीजन हुआ, रिवीजन होते 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 क्या होगा, जैसे जैसे रिवीजन होते जाता है ये ईयर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मानिए अभी 16 में अपडेट हो गया, फिर जाके 18 में अपडेट हो गया, 20 में अपडेट हो गया, तो फिर ये बदलेगा, लेकिन कोड का नंबर आपका नहीं बदलता है, ये सेम रहेगा। ठीक, ये सेम रहेगा, बस ईयर बदल सकता है। क्योंकि होता है ना, जो भी आप देखते हैं नियम कानून की बात अगर करें हमारे देश में, तो कैसे अभी मान लो कोई अमेंडमेंट होता है, कोई सुधार होता है, तो अमेंडमेंट होके उस एक्ट बन जाता है वो, और फिर हमारा क्या है जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसमें ऐड हो गया वो। ठीक है, कि ये चीजें हैं, ये एक्ट हो गया, अब ये बदलाव हो गया, तो उसमें डेट जरूर आता है। जो भी आप एक्ट्स वगैरह पढ़े होंगे, अगर जनरल नॉलेज आप लोग पढ़ते हैं तो देखते होंगे बहुत सारे एक्ट्स जो होते हैं अमेंडमेंट होते जाते हैं, होते जाते हैं, और उसका नाम जो है, उसका ईयर जो है चेंज हो जाता है। नाम सेम रहता है बट अमेंडमेंट लिखा रहता है कि हाँ रिफॉर्म्ड इन ईयर दिस, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये चीजें हैं। तो ये आपने बताया होगा कि मुझे अभी कि हाँ ये जो है 33 ग्रेड ओपीसी का स्पेसिफिकेशन हमको यहाँ से मिलता है। ठीक, 33 ग्रेड ओपीसी का स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ से मिलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 33 ग्रेड ओपीसी आपको समझना है कि ये 33 ग्रेड ओपीसी है क्या, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, ठीक है, इसका पैकेजिंग के बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी, इस कोड में आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक और चीज, जो भी कोड्स आप देख रहे हैं, ये सारे कोड जो होते हैं ये क्या है, बीआईएस का जो है कहिए कि कॉपीराइट है एक तरह से। ठीक, वो सारे कोड जो है ये जो है आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, आप इसको खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके अलावा देखेंगे जो IS 1489 आपको दिख रहा है 2015, ये भी कौन सा कोड है, ये भी सीमेंट का ही कोड है। अगर किसी को याद है तो मुझे बताएं ये किस तरह का कोड है, क्या स्पेसिफिकेशन देता है। पोर्टलैंड पॉलिलॉनिक के लिए पीपीसी का सर। हाँ, तो ये जो है आपको बोलना पड़ेगा कि फ्लाईएस बेस्ड पीपीसी जो है, फ्लाईएस बेस्ड पीपीसी का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ से मिलता है। उसके बाद अगेन देखिए ये चीजें, ये कोड भी आप देखे होंगे, ये किसके लिए है, IS 455 स्लैग सीमेंट के लिए। हाँ स्लैग सीमेंट के लिए। हाँ ठीक है, स्लैग बेस्ड जो, सॉरी ई नहीं आता है, इसमें सिर्फ आएगा स्लैग बेस्ड पीपीसी, राइट, स्लैग बेस्ड पीपीसी या PSC बोलते हैं, राइट, PSC, इसका जो है आपको स्पेसिफिकेशन इसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये कोड अभी नहीं देखेंगे, ये सब कोड अभी आएगा। तो ये जो कोड है IS 383 1970 देख रहे हैं आप, तो ये कोड जो है ये क्या स्पेसिफिकेशन देता है कि जो फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, ठीक, एंड कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिकेशन यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कंक्रीट में। ठीक है, इन कंक्रीट, जो कंक्रीट में हम लोग यूज करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मिलेगा। मतलब अगर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बारे में देखना है कि फाइन एग्रीगेट जो होता है वो किस तरह का पार्टिकल साइज होता है, किस तरह का शेप होता है, ये सारी चीज़ अगर देखनी है आपको, सारा स्पेसिफिकेशन आपको जानना है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा जो है इस, देखिए जो भी कोड आप देखेंगे उस कोड में और भी सारे कोड्स लिस्ट रहते हैं। ठीक है, कि हमको टेस्टिंग किसके हिसाब से करना है, हमको और भी चीज़ें कैसे करनी है, सारी चीज़ें वहाँ दी हुई हैं A to Z। तो कोर्स जो है कहने का मतलब एक क्या बोलते हैं, सी की तरह, समुद्र की तरह है, इतना ज़्यादा है। बट हम लोगों को क्या चूज करना है, जो हमारे इंटरेस्ट का है उसको आप करिए। लेकिन है इम्पोर्टेंट हर चीज़ें। तो जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं फाइनली, जैसे मान लीजिए हमारा स्टील बन के आ रहा है, तो स्टील जो बन के आ रहा है हमारे पास, अलग अलग शेप एंड साइज जो बन के आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बन के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको नज़रअंदाज कर दी, उसको देखा जाता है, पूरा स्टैंडर्ड मैच कराया जाता है। और आप देखिएगा प्रोडक्ट पे मार्क रहता है कि हाँ एज पर दिस कोड, एज पर दिस स्टैंडर्ड, राइट, ये चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए और जो कोड देख रहे हैं यहाँ पे IS 650, ये जो है आपको स्टैंडर्ड सैंड का स्पेसिफिकेशन देता है, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं स्टैंडर्ड सैंड को, इन टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, राइट, ये चीजें हैं, समझ में आया? टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं, जो कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, आपको याद है
उन चीज़ों के लिए जो यूज करेंगे दैट इज IS 650। ओके, उसके बाद और भी जो कोड देख लीजिए IS 456 और IS 800, ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है। ये तीनों, ये दोनों आप देख रहे हैं, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो आपका सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट ही नहीं होगा, आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला सेमेस्टर सब है, राइट। ये जो है जो कोड देख रहे हैं 456, ये है डिजाइन के लिए, ठीक है। जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग डिजाइन का, डिजाइन प्रैक्टिस के लिए है। फॉर RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए आपका ये कोड है, ठीक है। इसमें RCC जो कंक्रीटिंग करते हैं उसके लिए कोड दिया हुआ है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर आपको जहाँ जाना है तो आपको इस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है तो आपको फिर ये कोड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए। और ये दो सब्जेक्ट हैं, अगर आप जान रहे होंगे, सिलेबस आपने देखा होगा पूरा, तो ये दोनों सब्जेक्ट है आपके जो सिलेबस है आपके जो कोर्स में, है ना। तो ये चीज़ें आप जो है जरूर देखेंगे, आप पूरा सिलेबस जाके देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी लिखा है ये कुछ चीज़ों को लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी और बहुत सारे कोड्स का मैंने अभी जिक्र किया होगा लास्ट चैप्टर में, और कुछ जो है इस चैप्टर में भी करेंगे और आने वाले चैप्टर में भी करेंगे। तो आप ये जरूर समझ जाइएगा इतना कि हाँ IAS स्टैंडर्ड जो है, सर जब भी बोल रहे हैं कि IAS स्टैंडर्ड दिस, कोई भी नाम दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये कोड है और उसमें सारा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है जिसे हमें फॉलो करना है, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल है, आप समझिए उसको फॉलो करना है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये इस तरह की चीजें हैं कि उसको हमको फॉलो करना है, उस स्टैंडर्ड को मैच करना है, तभी हमारा कोई भी डिजाइन अच्छा होगा, ठीक है, क्वालिटी का होगा। ये चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, IAS का इम्पोर्टेंस समझ में आया सब लोगों को। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप IAS जो कोड है उस सबको जानते हैं, IAS स्टैंडर्ड कोड से हम क्या करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? सर IAS स्टैंडर्ड के बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे IAS स्टैंडर्ड के अनुसार मैन्युफैक्चर कंपनी और जो भी कंपनी है छोटे बड़े सबको IAS स्टैंडर्ड के अनुसार ही कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक और है। उसका जो यूज करेंगे ना तो यूज करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा इस IAS कोड का जो स्ट्रेंथ क्या है, या कुछ भी जो पता होगा उसका करना उस IAS कोड से पता कर सकते हैं। चलिए एक बार और कोई बताए मुझे कि एज अ सिविल इंजीनियर, अब इंजीनियर बन जाइएगा तो फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे ये बताइए। सर ये सर सिविल इंजीनियर के लिए सर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आगे सर के हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे या ब्रिज बनाएंगे या हाईवे बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो जैसे कि हमको उसका कैलकुलेशन करना है कि कितना लोड इस पे आएगा, कितना इस पे शेयर फोर्स यानी कि टोटल जितना लोड आएगा उसके अनुसार से क्या कितना इसमें कितना mm का स्टील यूज होगा, बिल्कुल कितना तो उसका टोटल जो है डिटेल्स इसी से हम पता करेंगे। एकदम सही बात है। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का यूनिट, जैसे मान लीजिए हम कॉलम ढाल रहे हैं, हम बीम ढाल रहे हैं, ठीक है, छत ढाल रहे हैं, तो कौन सा उसमें हम छड़ यूज करें, कितना हम उसमें कवर दें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी। और तो सारी चीज़ों जो सारे डिजाइन जो है वहाँ दिया हुआ है, सबका स्पेसिफिकेशन वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जैसे मान लीजिए हमारा कॉलम है, अब कॉलम में आपको समझना पड़ेगा कि मिनिमम कितना छड़ देना है। तो ये कहाँ से पता चलेगा कि ये हमारा कोड बताएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कोड बताएगा। जितने भी सारे आप बुक देखते हैं ना, बुक में ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो कोड के हिसाब से बुक में, अभी सिविल इंजीनियर की जो भी बुक है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, डिजाइन का जो भी बुक है, सब में क्या है, स्टैंडर्ड का ही प्रोसीजर वहाँ लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से लिखा हुआ है कि ऐसे 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 करेंगे, एज पर IAS स्टैंडर्ड दिस, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो हर जगह आपको स्टैंडर्ड दिखेगा और आप इससे नहीं घबराना है कि स्टैंडर्ड है क्या, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार लिस्ट आज बनाएंगे, एक DLS में हम एक क्लासरूम में डाल देंगे आपको, तो उसमें एक लिस्ट आप तैयार करेंगे IAS स्टैंडर्ड का, जो अभी तक आप पढ़े हैं, जो आपके नोट्स में अभी तक आया है उतने लिखना है, और उसका पूरा पूरा नाम लिखना है कि स्पेसिफिकेशन फॉर व्हाट, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, ये आप नेट पे जाके सर्च मारेंगे आपको लिस्ट जरूर मिल जाएगा वहाँ भी।
तो उस तरह से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या करना है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट है उसे देखना है, राइट। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट है, हम यहाँ एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों चीज की बात कर रहे हैं। फाइन एग्रीगेट जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, दो ही तरह के मैंने अभी बताए हैं, और इसी को आपको बेसिकली पढ़ना है, कोर्स एग्रीगेट। तो इन दोनों का हम लोग आज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले हैं, दैट इज साइज एंड शेप देखेंगे। साइज एंड शेप दोनों चीजें के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि साइज क्या होता है, शेप क्या होता है, इस पे हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ है, बट आज फिर से डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंक्रीट, कि हम लोग फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को कैसे यूज करेंगे कंक्रीट में, क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन क्या है, आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। हम लोग को अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, कंक्रीट में पहुंचना है। तो हमें ये पता करना होगा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो यूज करेंगे वो कौन सा होगा जो कंक्रीट में यूज करने से हमारा बेस्ट स्ट्रेंथ आएगा, अच्छा सा स्ट्रेंथ आएगा, अच्छा जो इकोनॉमी होगा हमारा, इकोनॉमिकल हो जाएगा कंक्रीट, मतलब किफायती हो जाएगा, कम पैसे में हमारा अच्छा बन जाएगा, इस तरह से। तो इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ कौन से साइज का एग्रीगेट कहाँ यूज करेंगे, है ना, किस शेप का एग्रीगेट कहाँ यूज करेंगे, तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए और भी प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो सरफेस टेक्सचर। अब सरफेस टेक्सचर का मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जैसे स्मूथ है क्या, ठीक है, जो सरफेस जो था चिकना एकदम वो है क्या, या रफ है क्या, खुरदरा जो बोलते हैं हिंदी में। तो रफ सरफेस होगा तो आपको उस पर रब करके देखिए हाथ को, तो आपको वो दिखेगा कि हाँ ये खुरदरा है। आपको स्मूथ है तो देखिएगा तो चिकना सा एकदम दिखेगा आपको, है ना। तो स्मूथ है या रफ है, ये टेक्सचर हो गया। उसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ से मतलब क्या हो गया, क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे, जैसे एग्रीगेट वगैरह है, एग्रीगेट को आप क्या करिएगा, इसको अगर मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं तो ये कैसे क्रश होकर टूटेगा, कितने लोड पे टूटेगा, उस तरह से। जैसे हम लोग आपको सीमेंट के बारे में बताए थे, जैसे क्यूब टेस्टिंग करते थे, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट यहाँ भी करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए एक मोल्ड होता है, उसमें हम लोग एग्रीगेट को भरते हैं और फिर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उसको लेके जाते हैं और टेस्टिंग होता है। तो यहाँ से आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी हमारा इसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्लस हार्डनेस होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से ब्रिटल ना हो, तुरंत टूट ना जाए, इस तरह से। वियर टियर जो है वो भी देखेंगे, साउंडनेस में आएगा और भी चीज़ें। और उसके बाद देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, तो दिस इज मैंने बताया आपको ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हो गया एक तरह का, है ना, रिलेटिव डेंसिटी जो बोलते हैं आप। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो जाएगा जैसे आप बोलते हैं डेंसिटी ऑफ जो एग्रीगेट है एंड डेंसिटी ऑफ जो वाटर है, राइट। ये चीज़ों का रेशियो हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो डेंसिटी अब जो एग्रीगेट का डेंसिटी होगा और जो आपको वाटर का डेंसिटी हो तो आपको पता है, जैसे वाटर का डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ इतना होगा, ठीक है। होता थोड़ा सा कम है 1 से, लेकिन इतना हम लोग लेके चलते हैं 1 ग्राम पर सीसी। तो इनसे सर ये हमेशा वाटर का ही होगा या कोई दूसरे का भी हो सकता है कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे, वाटर के लिए? देखिए फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें क्या रहता था कि जो हमारा जो गैसियस होता है उसके लिए हम लोग क्या रेफरेंस यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं ना। गैसियस अगर कुछ है, गैसियस सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उसको रेफरेंस लेंगे एयर। बाकी चीजों के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर के रेफरेंस में हम लोग मेजर करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, समझ में आया। मतलब वाटर का 1 है तो उसके रेफरेंस में हम बाकी चीजों का देखेंगे कि क्या आता है, वाटर से कम है या ज्यादा है, ये चीजें बस इतना ही देखना है। उसके अलावा जो है बल्क डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो बल्क डेंसिटी आप समझ जाइए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो आप देखते होंगे मास अपॉन जो वॉल्यूम की बात करते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उस तरह से हम लोग निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे आगे चल के। उसके बाद अगेन आता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो गया कि पानी जो है कितना सोख रहा है हमारा एग्रीगेट, ठीक है। मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट है, आप उसको पानी में आज रख दीजिए, आप एक वर्जन ले लीजिए, एक आप लोग कर सकते हैं ये चीज़ करिएगा, जिसके पास भी घर के आसपास में गिट्टी है, गिट्टी लीजिएगा,
एक छोटा सा मान 250 ग्राम ले लिया, 300 ग्राम ले लिया, ले लेंगे उसको क्या करेंगे आप पानी में डालिएगा और 24 घंटे छोड़ दीजिएगा। हमारा इनिशियल वेट हो गया कितना 250 ग्राम हुआ, उसको पानी में रख दीजिए, 24 घंटा छोड़ दीजिए रख के। उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर उसको निकालिए बाहर और फिर उसको वेट कर लीजिए कि कितना पानी सोख रहा है। तो आप देखेंगे कि जितना शुरू में वो 250 था तो लास्ट में देखिए थोड़ा बहुत वो बढ़ गया, और बढ़ गया तो आप परसेंटेज निकालिएगा कि कितना परसेंट पानी सोखा। तो वो क्या है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा आपका एग्रीगेट में वाइट्स वगैरह प्रेजेंट है। वाइट मतलब क्या होता है, छिद्र बोलते हैं ना हिंदी में अगर बात करें, छोटा 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 उसमें कण होता है जो आपको नहीं दिखता होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, हम लोगों का जो भी स्किन आप देख रहे हैं, आप देखेंगे हमारे स्किन में भी क्या है, ठीक है, वॉइड्स हैं छोटा छोटा उसमें है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, जैसे है ना, जैसे पसीना निकल रहा है, ये निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो दैट। उसके बाद और देखिए सरफेस मॉइस्चर की बात करें कि जो सरफेस का मॉइस्चर मतलब क्या हुआ, उसके आउटर सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ है जो आपको जनरली आपको दिखेगा, उसको आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट नहीं करना है, सिंपली आप देखिएगा कि उस सरफेस पे क्या मॉइस्चर रहता है, वो चीज़ें हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। उसके बाद एक और है साउंडनेस। तो साउंडनेस पे हम लोगों ने बहुत चर्चाएं पहले भी की है। तो साउंडनेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, आपको मैंने बताया होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं साउंडनेस में, तो ये नहीं होना चाहिए जो हमारा डिजायर्ड है। तो ये चीज़ें भी आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद और आता है आपको बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, ये चीज़ें आप आगे चल के देखेंगे कि कैसे ज़्यादा पानी हो जाने से, जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, बालू वालू रखा है भीग गया, तो भीग जाता है तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसको आपको जब डिजाइन करना है, उसको कंक्रीट में यूज करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा बालू पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें बारिश हो गया, पानी चला गया, आपको कंक्रीटिंग करना है, तो फिर आपको वहां पे मिक्स डिजाइन बदलेगा, है ना। कैसे आप सोचिएगा कि हम पानी कितना मिलाएं, सैंड में ऑलरेडी पानी मौजूद है। तो ऐसा ऐसा केस आएगा जब आप सिविल इंजीनियर बनिएगा, जब आगे जाएंगे तो फील्ड में जाने के बाद इस तरह की चीज आते हैं, ठीक है। एकदम एकदम एट अ टाइम आपको देखना पड़ा, अरे अब ऐसे कैसे क्या करें, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना सिंपल नहीं है। हम लोगों को जब फील्ड में जाएंगे देन वी विल नो कि हाँ, अरे ये भी चीज दिक्कत आती है, ये भी दिक्कत आती है, ये भी दिक्कत आती है, तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। दैट्स वाई यू आर इंजीनियर। आप इंजीनियर क्यों हैं, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता है, आप जानकारी रखते हैं कि हाँ हम कोई भी सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। तो उस तरह का सिचुएशन आ सकता है जहाँ बारिश हो गया, कंक्रीट मिक्स बना हुआ है या कंक्रीट मिक्स बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको वाटर सीमेंट रेशियो चेंज करने आना चाहिए, हमको जो भी मिक्स डिजाइन है उसको हम समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सीखेंगे हम लोग, इसी में सीखेंगे मिक्स डिजाइन के बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ही हम लोग कंक्रीट के बारे में अच्छे से सीखना है, ठीक है, और ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। और देखेंगे बाकी इम्प्योरिटीज की बात करें, क्लीननेस की बात करें, ये सब क्या होता है, मान लीजिए कुछ फॉरेन मटेरियल्स कहने का मतलब हुआ कि कुछ अलग मटेरियल जैसे अल्कली हो गया, कुछ मिट्टी हो गया, कुछ ये हो गया, वो सब बालू में मिला हो, एग्रीगेट में मिला हो, तो उससे हमको क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। तो वो इम्प्योरिटीज हो गया, कोई भी बाहरी चीज जो है बालू के अलावा और हमारा ग्रेवल के अलावा कुछ उसमें रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, समझ में आया चीजें। अब हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको एग्रीगेट के बारे में पहले ही बताया कि एग्रीगेट जो होते हैं वो उसका जो पेरेंट है वो कहाँ से निकल के आया है, रॉक से निकल के आया है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक। इसमें सबसे अच्छा क्या है, तो आपको एक इग्निशियस रॉक जो है वो काफ़ी जो पेरेंट रॉक वही है ना, इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक से ही हमारा फिर सेडिमेंट्री बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो सारी चीज़ का यूज होता है एग्रीगेट बनाने में, ठीक है। बट जो ओरिजिनल है, ये जो इग्निशियस रॉक से काफ़ी है, तो उससे जो भी प्रोडक्ट बनना है वो काफ़ी, जैसे ग्रेनाइट की बात कर लें, आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, ग्रेनाइट जो है एक काइंड का एक रॉक है, राइट। तो ग्रेनाइट हो गया। अब इसका वेदरिंग एक्शन होते होते क्या होगा, अलग अलग ये चीज़ें बनेंगी, जैसे कि क्वार्ट्ज बन जाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं SiO2, ठीक है। इसी का मतलब तो यही तो हो गया हमारा सैंड। समझ में आया, सैंड ही क्या है, हमारा क्वार्ट्ज है।
तो ये चीज़ें हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं, एज अ फिलर यूज कर लेते हैं। जो ग्रेवल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेंथ आ रहा है कंक्रीट में। तो ये चीज़ें आपको ओवरव्यू समझ में आने चाहिए अभी तक। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिख रहा है अभी तक, ये बताइए। ठीक है, क्लियर है। अभी चलते हैं हम लोग, अब एक एक करके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे कि और हमारा प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको, एक और थोड़ा सा ये जो देख लेते हैं। जैसे ये आईएस क्लासिफिकेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। देखिए एक और कोड आ गया, इस कोड के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये जो है क्लासिफिकेशन बोलते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये बोला जाता है। लेकिन इससे हमको क्या फायदा मिलेगा, देखिए कि आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कौन सा चीज क्या है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा, यहाँ पे स्केल दिख रहा है, साइज दिख रहा है हमको, है ना, साइज दिख रहा है ये वाला चीज। तो अगर मान लीजिए ये सारा जो है mm में आपको है, ठीक है, सारे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं इन mm, मिलीमीटर, मिलीमीटर में सारा साइज आपको दिया हुआ है। जैसे हम लोग अभी आपको बताए होंगे 4.75, मैंने बताया था आपको 4.75 से अगर छोटा है तो देखिए सब छोटा है, यहाँ से इधर छोटा है ना, दिख रहा है आपको, और इससे जो बड़ा है वो ग्रेवल में आ गया, देख रहे हैं। तो देखिए 4.75 से लेके यहाँ 20 दिखा, 20 से 80 दिखा, तो ये क्या है आपको, ये कोर्स एग्रीगेट है, ग्रेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्रेवल है जो कि हम लोग कंक्रीटिंग में यूज कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो ये चीजें देख रहे हैं 4.75 से लेके 2 mm, फिर हो गया आपको 0.425 mm, 0.075 mm हो गया। तो ये जो है आपको सैंड का रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सैंड का रेंज हो गया, ठीक है। और ये हो गया ग्रेवल का रेंज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये साइज का क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए इसको हम लोग 70 माइक्रोन भी बोलते हैं, 75 माइक्रोन। इसके बिलो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिल्ट। तो इस रेंज का जो भी पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे सिल्ट, और इसके नीचे का जो भी पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे क्ले, मिट्टी, है ना। तो जो आपको 0.002 mm से बिलो होगा दैट इज क्ले, एंड 0.075 से लेके 0.002 mm के बीच उसको सिल्ट बोलेंगे। तो इसके बारे में आप आगे चल के पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जब आप सब्जेक्ट पढ़िएगा तो इन चीज़ों के बारे में आपको वहाँ ज़्यादा पढ़ना है। समझ में आया। और यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है कि यहाँ से लेके इसके बारे में आपको देखना है कि इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे, ये सैंड का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ग्रेवल का यूज कैसे करना है, किस रेंज का हम लोग यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद ये कॉबल्स होता है, ये बॉल्डर्स होता है, जैसे 80 mm से लेके जो 300 mm के बीच का जो भी होगा हमारा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, कॉबल बोलेंगे, जो भी एग्रीगेट होगा आपको। 300 से ऊपर का जो भी होगा उसको बॉल्डर बोलेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, समझ में आया चीज, साइज समझ में आया अलग अलग आपको। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपको बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि सिल्ट का साइज क्या होता है, क्ले का साइज क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ ही नहीं, कंपटीशन का क्वेश्चन है ये सब, कंपटीशन में ये सब पूछा जाएगा। तो आपको एक रेंज यहाँ पता चल गया कि किस रेंज का पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि कोई पार्टिकल हमारे पास है, कोई एग्रीगेट हमारे पास है जिसका साइज 2 mm से लेके 4.75 mm के बीच का है, तो आप बोलेंगे किस तरह का चीज है, बताइए तो। सैंड हो जाएगा। हाँ सैंड। हाँ, सैंड है, बट कोर्स सैंड है, कोर्स, राइट, कोर्सर साइड में है ना। हाँ, उससे सैंड छोटा होगा, और छोटा दिख रहा होगा, मीडियम दिख रहा होगा, फाइन दिख रहा होगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब फाइन ग्रेवल की बात करेंगे तो 4.75 से 20 mm के बीच का हम लोग फाइन ग्रेवल बोल रहे हैं, 20 से 80 के बीच का हम लोग कोर्स ग्रेवल बोल रहे हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद 80 से ऊपर का कोबल बोल रहे हैं, 300 से ऊपर का बोल्डर्स बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा जो आपको रॉक का दिख रहा होगा। तो ये चीजें कहाँ से बनेगी बताइए, ये चीजें कहाँ से आएगा, ये चीजें मुझे कहाँ से मिलेंगी, अब मुझे बताइए आप लोग, अभी तक आपने जो इतना ही पढ़ा है उसके हिसाब से। सर सबसे पहले स्टोन के क्यूरिंग करना पड़ेगा, क्यूरिंग करने के बाद उसको कंपनी में लाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके बाद सारा पार्टिकल अलग डिवाइड हो जाएगा। मैन्युफैक्चर क्या करना पड़ेगा, उसको क्वेरिंग साइट से लेके आ गए तो उसको आपको क्या करना है, क्रशिंग करना है, राइट। क्वेरिंग साइट से लेके आ गए तो हम लोग को क्रशिंग करना है। तो क्रशिंग करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे मशीन यूज करना पड़ेगा, क्रशर मशीन, राइट, उसको बोलते हैं क्रशर।
तो क्रशर हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है आपको अब समझिए कि यहाँ पे क्रशर का भी एक रोल है, एक फैक्टर हो गया कि टाइप ऑफ क्रशर से भी हमारा जो एग्रीगेट होगा उस पर असर आएगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्रशर ऐसा है जिससे ज़्यादातर पार्टिकल एंगुलर निकलता है, ज़्यादातर पार्टिकल हो जाता है कि राउंडेड आ गया, या ज़्यादातर पार्टिकल हो सकता है कि कोई भी और साइज एलोंगेटेड हो गया, फ्लैकी हो गया, तो ये सब साइज का आ रहा है। ठीक है, तो ये सब वेरी करेगा। अब हम लोग शेप पे आएंगे, साइज पे आएंगे, तो बोलेंगे हाँ ये क्रशर के कारण हो रहा है, क्योंकि क्रशर का यूज कर रहे हैं, अलग अलग क्रशर का यूज कर रहे हैं, इसलिए वेरिएशन बहुत होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक ही तरह का चीज़ हम हर जगह प्रोड्यूस कर पाए, ये नहीं होगा। हर कंपनी का, हर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होंगे वहाँ पे क्रशर कोई और चीज किसी और टाइप का होगा, हो सकता है। तो उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमारा एग्रीगेट निकल के आएगा। इसलिए इसका स्टैंडर्ड जो है आपको मैच कराना पड़ेगा फिर सबका। तो इसलिए कॉमन नहीं है। आपको कंक्रीट जो है मैं बताऊं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको इतनी आसानी से अभी आपको बहुत समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है आसान, लेकिन है आसान नहीं, मैंने पहले ही क्लास में बताया था। तो ये चीज़ें हैं। तो जो क्रशिंग करेंगे तो हमको इस शेप में मिलेगा, कुछ 300 से ज़्यादा का मिलेगा, उसको बोल्डर बोल देंगे। क्या करना होगा हम लोगों को, क्या करना होगा, यहाँ पे सीविंग करना होगा। अब सीविंग करेंगे तभी जाके हम पता कर पाएंगे कि किस रेंज का हमारे पास पार्टिकल है। अब 300 mm का सीव मान लीजिए हो, उसमें आप करिएगा तो उसमें जो रिटेन कर जाएगा वो 300 से ऊपर का है, तो उसको हम लोग 300 से ऊपर में ले आएंगे। ठीक है, 80 और 300 के बीच का जो आएगा हमको, उसको हम लोग ले लेंगे, हाँ ये कॉबल्स है। उसके बाद फिर आपको अलग अलग रेंज का पार्टिकल लेना, तो सारे चीज पता किससे करेंगे, सीव से पता करेंगे। ठीक, और आपको क्रशर जो है वो क्या करता है, जो बड़े बड़े रॉक्स पार्टिकल उसको ब्रेक करके छोटे छोटे आपको एग्रीगेट बना रहा है। ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज और मुझे बताइए, जो सैंड है, सैंड का सोर्स क्या है, आपको मैंने बताया था, सैंड का सोर्स बताइए। नदी से, नदी के बेड से, रिवर बेड। रिवर बेड। दिस इज वन सोर्स। ये रिवर बेड जो बोल रहे हैं आप, ये एक सोर्स है। अब कुछ जगह तो कुछ मान लीजिए कुछ स्टेट में या कुछ कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि नहीं, आप रिवर बेड से बालू नहीं निकाल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तब क्या कीजिएगा, जो रॉक्स है, रॉक्स हमें मिल रहा है, उस रॉक को क्या कर दें, क्रश कर दें। ठीक है, क्रश करके सैंड बनाए, तो भी तो सैंड मिल सकता है। तो सैंड में जो है यहाँ पे दो बातें आप समझिए। एक तो आप रिवर सैंड बोल रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। एक और आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ठीक है, एम सैंड इसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चर सैंड। तो इसका भी आप धीरे धीरे पॉपुलरिटी आ रहा है कि नहीं, आप मैन्युफैक्चर सैंड का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज का लिमिटेशन है। रिवर सैंड को निकालते निकालते हमारे क्या है, जो रिवर का बेड है उसका क्या हो गया, और रिवर बेड से हम निकाल रहे हैं तो रिवर में भी वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है, राइट, वहाँ भी दिक्कत आने लगती है। ये सब चीज़ें हैं जो कि दिक्कत आती है, मैं बताऊंगा बाद में आपको जब इन्वायरमेंटल में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट इस पर रोक लगाती है कि रिवर सैंड से ना निकले ज़्यादा। ठीक है, सैंड वगैरह। तो ये सब भी आएगा धीरे धीरे, ये सब प्रॉब्लम आते जाएगी, बट एज ए इंजीनियर आप लोगों को ये फेस करना है इन मॉडर्न, जब भी हम लोग अब आगे जाइएगा आप लोग। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन देखते हैं, साइज पे चलते हैं और साइज के बारे में पढ़ लेते हैं कि साइज का क्या इंपॉर्टेंस है और किस साइज का हम लोग कंक्रीट में यूज करना है हमको। ठीक है, तो बात करेंगे साइज का। द साइज ऑफ एग्रीगेट इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर विच गवर्न्स देयर एप्लीकेशन इन मेकिंग सीमेंट मोर्टार एंड कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात दोनों की कर रहे हैं। हम लोग फाइन एग्रीगेट को एफ लिख देते हैं, कोर्स एग्रीगेट को सी लिख देते हैं, इसको आप लोग समझिएगा। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों की साइज की बात करें तो साइज ऑफ एग्रीगेट बिगर देन 4.75 mm। ठीक, जो बिगर होगा 4.75 mm से ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट हुज साइज इज लेस देन और इक्वल टू 4.75 mm इज कंसीडर्ड एज फाइन एग्रीगेट। ठीक, तो जो भी 4.75 से बिलो है उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोल रहे हैं, जो भी अबव है उसको कोर्स एग्रीगेट बोल रहे हैं। ये तो क्लासिफिकेशन आप पहले से जानते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि हम लोगों को कंक्रीट में किस साइज का यूज करना चाहिए ज्यादातर। मतलब कहने का मीनिंग ये है मेरा कि मान लीजिए सीमेंट है एक तरह से आपको, ठीक है, तीन चीजें आपको कंक्रीट में दिख रही हैं। एक चीज आपको सीमेंट दिख रही है, ठीक, एक आपको दिख रहा होगा
जो फाइन एग्रीगेट दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा कोर्स एग्रीगेट। तो हमें ये बताइए कि आप क्या इसमें सजेस्ट करेंगे कि हम सीमेंट कितना यूज करें, सैंड कितना यूज करें, कोर्स एग्रीगेट कितना यूज करें? कोई भी एक आदमी बताए मुझे, एक आदमी बताए। 1:3 का रेशियो सर। क्यों यूज करें 1:3 का रेशियो, बताइए। 1, 2 और 3 क्यों यूज करें हम इसको, बताइए। कोई रीजन कोई है? सर हाँ, कंक्रीट का जो यूज करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग करते हैं, जैसे कॉलम के लिए अलग करते हैं और कुछ अलग के लिए अलग करते हैं, तो हमको इसमें किसका बताना है? सर इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी चीज में इसका यूज करेंगे उस अनुसार उसके अकॉर्डिंग ही कंक्रीट तैयार करेंगे। जैसे ये बताया है 1, 2, 3 का, तो इसका जो हम करेंगे कंक्रीटिंग यूज करेंगे। ये जो प्रोपोर्शन है ना सर, इसका यूज देखिए ये जो प्रोपोर्शन है ना, इसको आप अभी नहीं बता पाएंगे, आपके पास उतना अभी आप पढ़े ही नहीं तो बताइए कैसे, ठीक है? इसलिए आप गलत नहीं, आप नहीं बता पाएंगे अभी। क्यों? अब देखिए सोचने वाली बात थोड़ी सी यहाँ ये है कि आप जो जानते हैं सीमेंट सबसे ज्यादा महंगा इन तीनों में क्या है? सीमेंट है ना। सीमेंट सबसे ज्यादा महंगा हमारा यहाँ पे सीमेंट है। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कंक्रीट बनाने में कि हमारा सीमेंट जो है कम से कम यूज हो और हमारा कंक्रीट जो है सबसे अच्छा निकले, ठीक है? अच्छा भी बने और सीमेंट भी कम लगे, ये भी सोच होगा ना आपका, ये सोच होगा। उसके बाद एक और सोच होगा कि जो कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, जो फाइन एग्रीगेट है, इन पे आप बात करते हैं तो बात आएगा कि हमको कोर्स एग्रीगेट जो है ज़्यादा यूज कर लेंगे तो सीमेंट घटेगा, मतलब इसको अगर आप ज़्यादा यूज करिएगा, इसका अगर परसेंटेज बढ़ा दीजिएगा तो इसका परसेंटेज घटेगा एक तरह से, है ना। तो वाइस वर्सा एक ही चीज़ है, या सीमेंट घटाएं या एग्रीगेट बढ़ाएं, ठीक है? सीमेंट घटाएं या एग्रीगेट को बढ़ाएं, एक ही बात कह रहे हैं। तो अगर एग्रीगेट का हम लोग कंटेंट को बढ़ा लें कंक्रीट में तो हमारा कंक्रीट इकोनॉमिकल होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सीमेंट का हमारा जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो सीमेंट कम लग रहा है, इसलिए कंक्रीट जो बनेगा उसमें सीमेंट अगर कम लगेगा तो हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होगा इकोनॉमिकल होगा, कम पैसे में बन जाएगा, ठीक। लेकिन हमको एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है वो भी कम ना हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम इस तरह का एग्रीगेट यूज करें, इस तरह का एग्रीगेट यूज करें कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर पाए और हमारा कंक्रीट का क्वालिटी भी खराब ना हो, ठीक है? तो आपका मेन फोकस हमेशा रहेगा कि हम मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल का यूज करें एग्रीगेट में, ठीक है? मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट को हमको यूज करना है, ये मेन आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मैक्सिमम यूज करेंगे, उससे फायदा क्या होगा कि हमारा सीमेंट जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट का, पहली बात सीमेंट कंटेंट घटेगा, ठीक। उसके बाद जो है बाकी चीजें क्या आती है, तो सीमेंट घट जाएगा तो इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। उसके अलावा आपको एक और भी ध्यान रखना होता है कि हमारा स्ट्रेंथ नहीं बिगड़े, ठीक है? ये चीजें हैं, वर्केबिलिटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट है वो भी नहीं बिगड़े, तो ये चीजें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और धीरे धीरे ये चीज समझ में आएंगी और आप ये रेशियो जो है ये नहीं बता पाएंगे, अभी ये गलत रेशियो है, अभी और चीजें करेंगे, ठीक है? इसमें अभी हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे कि नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, ये चीजें अभी धीरे धीरे आएंगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और चलते हैं और भी चीजों को देखते हैं कि साइज में क्या करेंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं कि साइज को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे साइज को। तो साइज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीव का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? सीव का, राइट। तो इस तरह से हम लोग सीव को ले लेंगे, अरेंज कर लेंगे और सीव का यूज कर सकते हैं। ऊपर में हम लोग बड़ा सीव रखेंगे, नीचे में हम लोग छोटा सीव रखेंगे। मान लिया जाए कि ये जो है 4.75 mm का सीव है, ठीक है? तो इसके नीचे मान लीजिए, और ये पेन मतलब क्या होता है, जिसका बेस जो है पूरा सॉलिड रहता है, राइट। बेस जो है पूरा सॉलिड रहेगा, इसमें सीव नहीं रहता है, ये पूरा सॉलिड रहता है, तो इससे आपको पास नहीं करेगा, इस पर रिटेन कर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? और ये सब सीव है, ये सब देख रहे हैं सीव है, ये सब सीव है जिससे कि आपको एग्रीगेट पास होगा। तो जो भी पार्टिकल का साइज इस सीव से बड़ा होगा वो इसी पे रुक जाएगा, ठीक है? जो इससे छोटा होगा वो पास करके नीचे जाएगा, जो इससे भी छोटा होगा वो पास करके और नीचे जाएगा, जो इससे छोटा होगा वो पास करके और नीचे जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी और नीचे जाएगा,
और इससे भी छोटा होगा तो सबसे नीचे चला जाएगा, इस तरह से। तो ये अरेंजमेंट करके, इस तरह का अरेंजमेंट करके हम लोग साइज निकाल सकते हैं एग्रीगेट का, राइट। फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो। तो जैसे मान लीजिए 4.75 के ऊपर का जो भी होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में भी क्या हो सकता है, अलग अलग साइज का हो सकता है। 4.7 mm से मान लीजिए 10 mm का है, तो इसके बीच का कुछ आया, ठीक है। इसके ऊपर गए, मान लीजिए 16 mm का है, इसके बीच में कुछ आया, इसके ऊपर जाएंगे और कुछ आएगा और कुछ आएगा। तो इस तरह से बहुत सारा सिप हमारे पास सिप सेट रहेगा, राइट। ओके, और उसके नीचे अगर हम 4.75 के नीचे चले जाएं तो दिस इज क्या हो जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट। इसके नीचे जाएंगे तो फाइन आ जाएगा। और जैसे जैसे सीव का साइज रहेगा, जैसे 4.75 ये है, मान लीजिए 2 mm का है तो इसमें 2 mm और इसके बीच का आएगा। इसके नीचे और चले जाएंगे, मान लीजिए 1 इतना mm का है, इसके नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं 600 माइक्रोन का है तो इसके नीचे वो आ जाएगा। इस तरह से आपको ऊपर कोर्स फाइन, इस तरह से हम लोग सीव का सेटिंग करके हम निकाल सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग सेट करके हम लोग पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं एग्रीगेट का, तो यूजिंग सीव का यूज करके। अगेन ये सारे सीव कहाँ मिलते हैं हम लोग को, तो ये सारे सीव जो है आपको जाके देखना होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड में सब दिया हुआ है किस तरह का सीव हम यूज करेंगे। अब आप बोलिए घर में भी सीव रहता है, ये करने वाला वो करने वाला, तो ठीक है, घर घर में होता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड यूज करना है। जो आपको कहा जा रहा है, जो जिस साइज का कहा जा रहा है उसी सीव को यूज करना है, ठीक है। सीव का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि सीव कैसा होना चाहिए, कैसा बना होना चाहिए, उसका किस मेटल से बना होना चाहिए, ठीक है, क्लोथ का होना चाहिए, वायर का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, सारे सीव का स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को जब साइज निकालना होगा एग्रीगेट का तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सीव का। ये बात बस आप समझ लीजिए अभी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीजें? यस सर। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड। अब आते हैं कि देखिए पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हैं ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्रैक्टिकेबल टू हैंडल अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, राइट। गिवन सेट ऑफ कंडीशंस मतलब जो चीज आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सके, हैंडल कर सकते हैं, उसका यूज करेंगे। ये जो है हमारा एम होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा मैंने बताया आपको कि इससे हमारा जो सीमेंट कंटेंट है वो घट जाएगा, ठीक है। सीमेंट कंटेंट घट जाएगा, सीमेंट के साथ साथ पानी का कंटेंट घट जाएगा, ठीक है। और भी चीजें जो है प्रॉपर्टी होती है, ड्राइंग श्रिंकेज की बात करें, ड्राइंग श्रिंकेज भी घटेगा। तो ये चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या हो सकते हैं जब भी हम कोई चीज करेंगे। तो एक चीज हो सकता है कि थिकनेस ऑफ सेक्शन, थिकनेस ऑफ सेक्शन। अब मान लीजिए कि हमने एक बीम ढालना है, बीम ढाल रहा है, ठीक है। बीम मतलब क्या होता है, जो दो कॉलम के बीच में आप देखते होंगे बीम, उसके ऊपर सपोर्ट रहता है, आपने देखा होगा ये, ठीक है। चलिए इस तरह का बीम है। अब मान लेते हैं इसका थिकनेस जो है हमारा, ठीक है, ये जो थिकनेस आप देख पा रहे हैं दिस इज मान लिया जाए 200 mm, ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर का थिकनेस है। इसको हमको कंक्रीट से भरना है, राइट। कंक्रीट का जो सिंबल है आप देखेंगे, पढ़े होंगे अगर आगे उधर कहीं, तो इस तरह का दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ कंक्रीट का हम लोग सिंबल देते हैं। तो हम लोग बीम ढाल रहे हैं इस तरह से। तो अब सपोज कि हम लोग बीम ढाल रहे हैं, तो जो इसका थिकनेस है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि थिकनेस जो है, मान लो 200 mm का थिकनेस है, और आप सोचिए कि नहीं हम 100 mm का जो है यूज कर ले, 80 mm से ज़्यादा का यूज करें एग्रीगेट, तो थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा आपको कि हम यूज कर पाएंगे क्या, थिकनेस जो है उसके हिसाब से। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड जो है कोड में दिया है कि नहीं। एक यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल विद इन द लिमिट्स स्पेसिफाइड, बट in any case not greater than 1/4 of minimum thickness of the member। अब मान लीजिए मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर 200 है, तो इसका 1/4 निकालिए, कितना आएगा, 1/4 कितना आएगा इसका 200 का, 50 mm। ठीक है। तो आपका जो एग्रीगेट मैक्सिमम इसमें परमिसिबल है वो 50 mm है, इससे ज्यादा का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये कहाँ से आया है, ये कोड स्पेसिफाई कर रहा है, कोड के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो हमारा जो मैक्सिमम साइज है, ठीक है, ये 1/4 से
ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहिए कि हम 80 mm का यूज करेंगे, तो 80 mm का यूज कीजिएगा, तब आप गड़बड़ हो जाए, तब आपका कंक्रीट गड़बड़ा जाएगा, तब आपका स्ट्रेंथ नहीं आएगा या आपका सेटिंग नहीं हो पाएगा, हार्डनिंग नहीं हो पाएगा, कंक्रीट उस लेवल का नहीं बन पाएगा, उसका प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। तो थिकनेस हो गया। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, अब यहाँ रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि होता क्या है कि अगर हम नीचे बात करें, कंक्रीट में ऐसे ऐसे बिछाया जाता है आपको, जब भी बीम वगैरह आरसीसी का जब काम करते हैं हम लोग, आरसीसी मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। दो चीजें होती है, एक पीसीसी, एक होता है पीसीसी जिसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक होता है आरसीसी जिसको बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही रहता है और कोई मटेरियल वहां नहीं रहता है। लेकिन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या रहता है, स्टील बार्स हो जाता है, जो स्टील देखते हैं ना, स्टील रॉड्स जो यूज करते हैं हम लोग, वो रहता है। तो आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए जिसका घर बना होगा या आसपास में देखे होंगे कि ऐसे करके वायर यहाँ पे रॉड बिछाया जाता है नीचे में, देखे होंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब दो स्टील बार्स के बीच की दूरी स्पेसिंग है। तो उस स्पेसिंग का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे करके लगा हुआ है स्टील बार, ऐसे करके आपने ये चीजें देखी होगी, देखा है किसी ने स्टील बार यूज होते हुए? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया स्टील बार। यस सर। तो स्टील बार्स का स्टेल्थ हम लोग क्या देखें, स्पेसिंग पे डिपेंड करेगा कि स्पेसिंग जो है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि हमारा मैक्सिमम पार्टिकल साइज उस स्पेसिंग से भी ज्यादा तो नहीं है, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको क्लियर कवर एक बोलते हैं, तो क्लियर कवर क्या है, तो दिस कवर मतलब स्टील बार जहां यूज करते हैं उसके अलावा जो रहता है एक डिस्टेंस, उसको बोलते हैं क्लियर कवर। ठीक है, स्टील बार यहाँ लगा हुआ है एक बीम में, उसके नीचे का जो गैप रहता है, उसके आउटर फेस कंक्रीट रहता है थोड़ा दूर, इसको बोलते हैं क्लियर कवर, ये डिस्टेंस को। तो क्लियर कवर को ध्यान देना होगा। मिक्सिंग एंड हैंडलिंग एंड प्लेसिंग और टेक्निक पे ध्यान देना होगा, क्या हम मिक्सिंग हैंडलिंग और प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं कंक्रीट का, इस पे देखना होगा कि हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल कैसे होगा। तो ये जो है, इसके लिए कोई मतलब पार्टिकुलर कोई आप बोलिए कि रूल है, या कोई आपको बोल दे कि नहीं ये साइज यहाँ यूज होगा, ये साइज यहाँ यूज होगा, ये साइज यहाँ यूज, तो ये ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। ये जो है ये आपको खुद करना है, एज एक्सपीरियंस से करना है। एक थोड़ा बहुत लिमिटेशन आपको जरूर दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो है आपको अपने हिसाब से यूज करना है। इंजीनियर बनिएगा तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। ये दो इंजीनियर का दो विचार होगा इस बात पे, ये भी हो सकता है ना, कि मैक्सिमम साइज कौन सा यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करें, उसमें क्या यूज करें, ये चीजें हैं। अब बात करें, एक और लिमिटेशन की बात करें, एग्रीगेट्स एज बिगर एज 160 mm साइज में बी यूज इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो पीसीसी जो कंक्रीट सिर्फ जिसमें स्टील बार्स नहीं यूज करते हैं उसको पीसीसी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जीवन भर सुनिएगा आप, पीसीसी और आरसीसी, इसको नोट कर लेंगे। तो एग्रीगेट एज बिगर एज 160 mm साइज में बी यूज इन पीसीसी, मतलब 160 mm तक साइज भी हम लोग पीसीसी में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से रफ एस्टिमेशन समझिए। बट इन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट द मैक्सिमम 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट इज जनरली कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी, मतलब 20 mm जो है उसको हम मानते हैं कि ये संतोषप्रद है। अब इससे ज्यादा यूज करिएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो आरसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा क्या होगा, थिनर होगा देन पीसीसी। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी कि ज्यादा थिनर क्यों होगा, राइट। क्योंकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें उसमें सिर्फ कंक्रीट है, और आरसीसी में बात करें तो स्टील है। स्टील का स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल का होता है, स्टील तो आप जानते हो ज्यादा स्ट्रांग है ना कंक्रीट से। चलिए, और प्लस एक और चीज आपको यहाँ दिख रही हो कि स्टील जो होता है वो फैक्ट्री से बन के आता है, लेकिन कंक्रीट तो हम लोग यहाँ बनाते हैं, साइड पे बनाते हैं, है ना। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, कंट्रोल कंडीशन में हमारा बन क्या होगा स्टील, लेकिन कंक्रीट तो हम लोग साइड पे बना रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है कंक्रीट के साथ, क्योंकि कंक्रीट जो है आपको साइड पे बनाना है। चलिए, तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया ये चीजें आप लोगों को। यस सर। तो आप एक बात मुझे बताइए कि आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, आपसे आपके पास मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है कुछ काम करा रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट कीजिएगा, आपको किसी का घर बनाना है कि कैसा हम लोग एग्रीगेट यूज करें, तो आप क्या बोलिएगा साइज की अगर बात करें तो, कुछ बता पाएंगे?
साइज के बारे में बताएंगे ना सर? तो जितना mm का यानी कि होगा कॉलम, तो उसका चौथाई भाग उसे कम का बोलेंगे करने के लिए यूज। ठीक है, मान लीजिए हम पीसीसी कर रहे हैं, तो पीसीसी कर रहे हैं तो आप ऐसा उसको डिजाइन करके दीजिए कि मैक्सिमम साइज का यूज कर ले एग्रीगेट का। और हर बार बात एक ही आता है कि साइज ऑफ एग्रीगेट हम क्यों मैक्सिमम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो दूसरा फैक्टर है सीमेंट कंक्रीट वाटर, ठीक है, उस सब रिड्यूस होता है, घटता है। और जैसे सीमेंट कंटेंट घटेगा तो हमारा जो इकोनॉमी बढ़ेगा, है ना। सीमेंट कंटेंट बढ़ाइएगा तो ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये बात पे एग्री करिए आप, क्योंकि सीमेंट का क्या है, सीमेंट में ही तो जो स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी है ना, वही तो बॉन्ड कर रहा है ना चीजों को, तो बॉन्डिंग तो वहीं से आ रही है सीमेंट से। तो जितना ज्यादा सीमेंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कंक्रीट जरूर बनेगा, लेकिन हमको स्ट्रेंथ जो है ना एक नॉमिनल स्ट्रेंथ चाहिए, नॉमिनल जितना स्ट्रेंथ चाहिए उतने हम सीमेंट देंगे, बस ये आपको देखना है, ठीक। और उस हिसाब से आपको ये रेगुलेट करना है। तो ये काफी इजी नहीं है, आप जो इतना आसानी से अभी बोलेंगे इतना आसान नहीं है, अभी आपको और समझना होगा चीजों को, ठीक। चलिए, तो एक ओवरव्यू आपको सिर्फ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइज के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे 2-4 लाइन लिखेंगे। जो भी नोट्स में यहाँ दिख रहे हैं ये हम समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखते हैं, उसको आप ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक। ओके, अब आइए देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए ये नोट है, इसमें क्या है कि हम लोग कोर्स एग्रीगेट का हमको साइज निकालना है, ठीक है। तो एक होता है बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को पता है? कौन बताएंगे? ठीक है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको शॉर्टकट में बोले पीएसडी। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किस रेंज में कितना % ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, ये बताता है आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब अगर हम बोले 80 से 63 के बीच में कितना % है, 63 से 40 के बीच में कितना % है, 40 से 20 में कितना % है, 20 से 16 में कितना % है, इसी तरह से आपको सारा बता देगा कितना कितना % मौजूद है सब में। तो ये अगर पता चल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि हमारा किस तरह का ये एग्रीगेट है, राइट। समझ में आ रहा है चीज आप लोगों को? हाँ सर, यस सर। तो पार्टिकल साइज कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परसेंटेज है किस रेंज में कितना है, किस साइज में किस रेंज में कितना है, तो इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एग्रीगेट है हमारा ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक ही साइज का पार्टिकल उसमें ज्यादा रहे या सब साइज का पार्टिकल हो, बताइए। लेकिन टोटल साइज का पार्टिकल होना चाहिए, सब साइज का, सब साइज का होना चाहिए, है ना। मतलब क्या होगा, सब साइज का पार्टिकल होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा दिक्कत कम होगा कि सारा पार्टिकल है उसमें तो सारा वाइड भरेगा, है ना। अब मान लीजिए आप जो कॉम्पैक्शन हो जाएगा। हाँ, अब मान लीजिए आप 40 to 20 mm के बीच का ले लिए और बस यही साइज ले लिए, एक ही साइज का ले लिए, इसके बीच का ही ले लिए, या आप सिर्फ एक मान लीजिए 40 mm साइज का ले लिए, इसी तरह का कोई एग्रीगेट ले लिए, तो इससे हमको फायदा नहीं होगा। क्या होगा, एक ही साइज का पार्टिकल है, तो जब कंक्रीट बनाइएगा तो एक साइज का पार्टिकल सब रहेगा और बीच में वॉइड रह जाएगा, तो छोटा छोटा जो साइज बच गया छोटा छोटा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसमें क्या भरेगा, ठीक है। हो सकता है सीमेंट होगा, लेकिन एक साइज का यूज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो मिक्स्ड है वो सही नहीं बनेगा, ठीक है, ये दिक्कत आएगी। प्लस उसका जो आपको स्ट्रेंथ है जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक। पूरा वाइड नहीं भरेगा। मान लीजिए एग्रीगेट जो यूज कर रहे हैं उसमें ज्यादातर, अब बालू क्या होता है, जो बालू कम देते हैं सीमेंट और कम देते हैं, है ना, सबसे ज्यादा क्या देते हैं, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ये चीजें। तो इसीलिए हमारा जो पार्टिकल हो वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट सॉरी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी आएगा एक टॉपिक, तो ग्रेडिंग जो है उसका सही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। अगर मान लीजिए एक ही साइज का पार्टिकल है उसको बोलेंगे पुअर ग्रेडेड, ठीक है। वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड हम लोग बोल सकते हैं, दो चीजें, वेल ग्रेडेड और पुअर ग्रेडेड बोलेंगे। चलिए इसके बाद देखिए, अब मान लेते हैं जैसे हम लोग फाइन एग्रीगेट का हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फाइन के लिए, तो हम लोग ये सेट ऑफ सिव का यूज करेंगे।
ठीक, एज पर कोड आपको दिया हुआ है इस कोड के हिसाब से। तो फाइन का निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 mm का ऊपर यूज करेंगे। तो 10 से इसके बीच में आप बताइए, तो जो भी सेंड होता है इसके बीच में क्या होगा, 100% पास करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, 10 mm से पूरा पास करेगा क्योंकि वो फाइन एग्रीगेट है। इससे पास करेगा पूरा, फिर आपको 4.75 से भी पूरा पास करेगा, है ना, क्योंकि 4.75 के बिलो ही तो फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, इसलिए ये चीजें आएंगी आपको। उसके बाद देखिए इसके जो भी रेंज में आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा हम लोग निकाल लेंगे, और जो परसेंटेज आएगा उसको हम लोग दर्शा देंगे, एक ग्राफ बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, वही हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये चीजें हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीजें होती है, और वो निकालने की चीज होगी, टेस्ट की बात हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्लियर हुआ। तो जब भी हम आपको बोलेंगे कि आप पार्टिकल साइज निकालिए कोर्स एग्रीगेट का, तो आप कौन कौन सा सिव लेके आएंगे, ये वाला सब सिव लेके आएंगे। जब बोलेंगे आपको कि फाइन एग्रीगेट का निकालना है तो कौन सा लेके आएंगे, ये सब लेके आएंगे। समझ में आया चीज आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं एक और नोट्स जो है इसमें मैंने दिखाया आपको, जो स्टैंडर्ड सैंड की बात करते हैं, जो यूज करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में। तो जो सीमेंट मोर्टार बनाते थे 1:3 का, याद होगा, कॉम्प्रेशन स्ट्रेंथ जब निकालते हैं सीमेंट का, तो यहाँ पे एक सीमेंट लेते हैं और यहाँ लेते हैं स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं, ठीक है, याद होगा आप लोगों को स्टैंडर्ड सैंड। तो ये स्टैंडर्ड सैंड होता क्या है, तो एज पर IS 650 द स्टैंडर्ड सैंड शैल पास थ्रू 2 mm ISC, मतलब 2 mm से इसको पास करना है, ठीक। एक 2 mm लीजिए, 1 mm लीजिए, 500 माइक्रोन लीजिए, और एक 90 माइक्रोन लीजिए। ये 4 सिव का आपको यूज करके स्टैंडर्ड सैंड जो है पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है, वो सैंड ऐसा होना चाहिए जो 100% 2 mm से पास करेगा और 100% 90 माइक्रोन पे अटकेगा, ठीक है, उससे पास नहीं करेगा, ठीक। तो ये जो साइज होती, ये जो सैंड होता है स्टैंडर्ड सैंड जो होता है आपको, या इसका जो रेंज होता है देखिए, स्मॉलर देन 2 mm एंड ग्रेटर देन 1 mm, मतलब 2 से छोटा 1 से बड़ा, 33% पार्टिकल आपको इसी रेंज का रहेगा, ठीक है, मतलब 100/3, 100 में 1/3 भाग जो है इस रेंज का होगा। उसके बाद 1 mm से लेके 500 माइक्रोन के बीच 1/3 भाग इसमें होगा, और 500 से 90 माइक्रोन के बीच का 1/3 इसमें होगा। तो इस तरह से तीनों मिलाइएगा तो आपको निकलेगा 100%, राइट। तो सारा पार्टिकल जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैंडर्ड सैंड का, वो इधर रहता है आपको 2 से 1 mm, 1 से 500 mm, और 500 से 90 mm, 500 माइक्रोन से 90 माइक्रोन के बीच का रहता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड सैंड क्या होता है, ठीक है। कहीं मान लीजिए कोई पूछा तो आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड सैंड जो है क्यों स्टैंडर्ड है, राइट। इसमें क्या होता है कि 2 mm से छोटा रहता है, 90 माइक्रोन से ऊपर का जो सैंड है वो रहता है, बस। और सबका परसेंटेज भी आपको लिखा हुआ है, 1/3, 1/3, 1/3। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड सैंड एक इनोर सैंड है, ठीक है, ये आपको जो चेन्नई साइड में है, आपको वहां से ये चीजें आती है, ठीक है। तो इनोर सैंड उसको बोलते हैं, इनोर एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे जो सैंड होता है, वहाँ जो सैंड है उसका मान लीजिए साइज जो है इस रेंज में रहता है, और वो लोग वहाँ से इसको मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको इस ग्रेडिंग में करके उसको वहाँ से स्टैंडर्ड सैंड के रूप में उसको क्या करते हैं हम लोग, जब टेस्ट करना है तो हमको वो सैंड चाहिए, स्टैंडर्ड सैंड का यूज करेंगे, क्योंकि कोड जो है यही कहता है कि इस सैंड इस साइज का पार्टिकल आपको यूज करना है, ठीक है, टेस्टिंग में, तब जाके आपका स्ट्रेंथ जो आएगा वो स्ट्रेंथ हमारा सीमेंट का होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो शेप की बात करें, जो हमारा शेप है वो भी एक काफी इंपोर्टेंस रखता है। जो शेप है आपका, साइज तो इंपोर्टेंस रखता ही है जो आपने देखा अभी, ठीक है, तो शेप भी काफी इंपोर्टेंट रखता है। द शेप ऑफ एग्रीगेट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिंस इट अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अब वर्केबिलिटी एक यहाँ पे टर्म आ गया, तो वर्केबिलिटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कितने आसानी से कंक्रीट को मिक्स कर पाते हैं, ठीक है, मिला पाते हैं, ठीक, ये चीजें हैं। वर्केबिलिटी का बहुत सारा टेस्ट है, चार टेस्ट तो होगा ही। तो वर्केबिलिटी का कहने का मतलब हुआ कि ईज ऑफ मिक्सिंग, प्लेसिंग, ठीक है, कॉम्पैक्शन, उसका ईज है, आसान, कितना आसानी से आप वो चीजें कर सकते हैं, वो उसका डिग्री है, राइट। वर्केबिलिटी, कितना आसानी से आप
कंक्रीट को मिक्स कर सकते हैं, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वो चीज़ें। ठीक है, तो वर्केबिलिटी डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो वर्केबिलिटी जो हो सकता है, कहने का मतलब मान लीजिए आप ज़्यादा पानी मिला दीजिएगा तो वर्केबिलिटी उसका क्या रहेगा, पूरा वो फ्लोट करने लगेगा, राइट, तो लिक्विड बन जाएगा। तो ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना है, वर्केबल मिक्स बनाना है, मतलब मिक्स इतना हो कि वो क्या हो, आपको कहीं भी उसको हम किसी मोल्ड में प्लेस कर सकें, किसी भी शेप में ढाल सकें। ठीक है, तो वर्केबिलिटी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे ये क्या है, रिलेट करता है आपको एक वाटर बाय सीमेंट रेशियो, जो आपको मैंने बताया था, इससे भी ये रिलेट करता है चीज़ों को, वाटर बाय सीमेंट रेशियो। तो वर्केबिलिटी पे हम लोग बहुत चर्चाएं आगे जाके करेंगे, बट अभी मैं बता दूं कि शेप ऑफ एग्रीगेट के बारे में बता दूं कि कौन सा शेप का एग्रीगेट जो होगा वो अच्छा वर्केबल कंक्रीट देगा। ठीक, तो द शेप ऑफ एग्रीगेट्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, इसमें अलग अलग शेप के हमारे एग्रीगेट हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, बट चलिए एक बार और देखते हैं। एक है आपका राउंडेड एग्रीगेट्स, राइट, तो राउंडेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया, जो भी आपको रिवर सैंड बोल रहे हैं आप, सी शोर ग्रेवल बोल रहे हैं, डिजर्ट बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है राउंडेड एग्रीगेट का आपको बताया होगा मैंने कि काफ़ी वो क्या होता है, राउंडेड एग्रीगेट होगा, शेप जो उसका हो रहता है ना वो थोड़ा सा राउंड रहता है, स्फेरिकल रहता है। ठीक है, उस तरह का। इरेगुलर का आप समझते हो कि इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड भी आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस किया है, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था उसके बाद। तो जो इरेगुलर होते हैं जैसे क्रस्ट सैंड हो गया या क्रस्ट जो रॉक्स हो गया, ठीक है, उससे जो एग्रीगेट निकल के आता है वो इरेगुलर हो सकता है, रफ हो सकता है, एंगुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें टाइप्स हैं, शेप और साइज आपको मैंने बताए हैं पहले भी, राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर हो गया, और एक और आप नाम देखा होगा फ्लैकी एंड एलोंगेटेड। ठीक है, ये टाइप्स भी आपने देखे होंगे। तो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ शेप। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे और बढ़ते हैं, ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सेम चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे भी जो आपको पहले लिखा हुआ था। फ्लैंकी एग्रीगेट की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या बोला था हमने कि जिसका थिकनेस बहुत कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएंगे? फ्लैकी सर, फ्लैंकी एग्रीगेट बोलेंगे जी सर, फ्लैकी होगा। और जिसका जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन दैट इज लेंथ, लेंथ ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? इलोंगेटेड। एलोंगेटेड बोलेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो एग्रीगेट आर टर्म्ड एज फ्लैकी व्हेन इट्स लिस्ट डायमेंशन या थिकनेस इज लेस देन 3/5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। ठीक है, एंड एग्रीगेट आर टर्म्ड एज एलोंगेटेड व्हेन इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन। ठीक है, तो अगर इसमें मान लीजिए मीन डायमेंशन आपको जो निकाला वो क्या होगा, द मीन डायमेंशन इज द एवरेज ऑफ सीव साइजेस थ्रू विच द पार्टिकल पास एंड रिटेन्ड, राइट, ये चीज है। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास सीव जो है एक 16 एम का सीव है, राइट, ये जो है 16 एम का एक सीव है, और एक जो हमारा है वो है आपको 12.5 एम का सीव है। अगर सपोज इन दोनों के बीच से पास किया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द मीन डायमेंशन इज द एवरेज ऑफ द शिफ्ट थ्रू विच पार्टिकल पास एंड रिटेन, मतलब जो हमारा एग्रीगेट है वो क्या किया, 16 से पास हुआ, ठीक है, इस पे रिटेन कर गया, रुक गया, इसके नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, तो हमारा मीन डायमेंशन क्या हो जाएगा, बताएंगे कोई? 14.25 ये होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 14.25 होगा, तो इतना एमएम हो गया। अब आपको देखना है, जब मीन डायमेंशन ये हो गया है तो आपको देखना है कि ये फ्लैकी है या एलोंगेटेड है। तो मान लीजिए अगर उसका थिकनेस, आपको जो थिकनेस है अगर वो 3.5 टाइम्स इसका निकालिए, 3.5 टाइम्स मीन डायमीटर मतलब 14.25, तो कितना आएगा बोलिए, ये बताइए आप लोग सोल्व करके। 8.55। ठीक है, तो 8.55 mm जो है ये हमारा, अगर इससे अगर ये छोटा होगा, लेस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैकी, है ना, फ्लैकी बोलेंगे सर। और अगर मान लीजिए लेंथ की बात करें, जो लेंथ ऑफ एग्रीगेट है, अगर ये ग्रेटर देन 9.5 इंटू 14.25 करिए, कितना आता है, 25.65। 25.65। ठीक है,
मतलब अगर इससे भी ज़्यादा लेंथ आ रहा है हमारे एग्रीगेट का, जो एग्रीगेट है मान लीजिए इस तरह कुछ एग्रीगेट है, ये लेंथ की हम बात कर रहे हैं, राइट, ये लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम लोग फ्लैकी की बात कर रहे हैं तो हम ये थिकनेस की बात कर रहे हैं ना, ये वाला थिकनेस। तो यही है कि अगर मान लीजिए इससे छोटा होगा तो हम बोलेंगे कि ये फ्लैकी है, अगर ये होगा तो एलोंगेटेड है। तो ये चीज़ें आपको अभी आगे जाके समझ में आएंगे जब टेस्ट करेंगे, तो चीज़ों को समझिएगा कि फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट जो है क्या होता है। प्लस जो कंक्रीट है उसमें हम लोग को फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट जो है लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, ये ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा वर्केबिलिटी में दिक्कत होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं, और भी एक चीज़ होती है फ्लैकीनेस इंडेक्स होता है, एक एलोंगेशन इंडेक्स होता है। तो ये चीज़ें टेस्ट से आपको पता चलेगी कि आप मान लीजिए एक जितना सैंपल है उसको ले लिए, उसके बाद उसको जो फ्लैकी एग्रीगेट्स है उसको हम लोग पता करेंगे गॉज का यूज करके, ठीक है। थिकनेस गॉज होता है, लेंथ गॉज होता है, दो तरह का गॉज, ये एक तरह समझिए कि अब क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है, थिकनेस गॉज और लेंथ गॉज दोनों का यूज करते हैं। तो जो भी फ्लैकी एग्रीगेट्स होगा उसका वेट अपन जितना सैंपल आप लिए हैं उतना, मान लीजिए सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल आपने उठाया, ठीक है, और उसमें से जैसे 200 ग्राम ले लिए, अब उसमें से वेट ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट हमारा निकल गया 150, तो 150/200 × 100, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या है, एलोंगेशन इंडेक्स क्या है। तो ये हम लोग आगे जाके कवर करेंगे जो टेस्ट है। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स और ये इंडेक्स दोनों निकालने से हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना ज़्यादा एलोंगेटेड एग्रीगेट्स है, कितना ज़्यादा फ्लैकी एग्रीगेट्स है, राइट, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको जो शेप्स हैं आपको मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज़ें बताई होंगी, ठीक है, एंगुलर हो गया, क्यूबिकल हो गया, एलोंगेटेड हो गया, ठीक। और इसमें एक राउंडेड छूट रहा है, तो राउंडेड भी होता है ना, राउंडेड भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाए थे और आपने भी किया था प्रैक्टिस, तो राउंडेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक और बात कर लेते हैं कि जो कंक्रीट है उसमें हमको क्या चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अब दो बात आती है अगेन, अगर बात करें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कितना पैसा लगेगा, उस हिसाब से एक फैक्टर आता है कि स्ट्रेंथ, ठीक, एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें। तो जैसे मान लीजिए कंक्रीट जो है वर्केबल कब होगा, तो वर्केबल कहने का मतलब मान लीजिए कि पार्टिकल अगर हमारा स्मूथ है, राउंड है, ठीक है, और उस तरह का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उसको मिक्स करने में आसानी होगी। ये एकदम कॉमन चीजें हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। मतलब वो राउंडेड एग्रीगेट है, मतलब पूरा राउंडेड एग्रीगेट है, स्मूथ एग्रीगेट है, तो इसका मिक्स करने में हमको काफ़ी आसानी होगा, रेदर जो हमारा एंगुलर होगा, जिसका सरफेस कुछ ये होगा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं, राउंडेड होगा तो उसको स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस से उसको मिक्स करने में काफ़ी आसान होगा हमको, है ना, तुरंत उसको मिक्स कर लेंगे, वर्केबल होगा, उसका मिक्सिंग तैयार करेंगे, काफ़ी मिक्स जो होगा वर्केबल कहने का मतलब हुआ कि मोबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। उसमें बीच में जो है वो क्या है, जो होता है ना फ्रिक्शन वगैरह जो होता है, मान लीजिए उस तरह का चीज़ नहीं आएगा एक तरह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये रफ है, तो रफ होगा तो इसमें वर्केबल कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी मान लीजिए मे भी दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, तो जो राउंडेड है ये इसमें आपको जो भी मिक्सिंग करेंगे तैयार काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, बताए तो। यस सर, यस सर। मतलब आप चीज़ को आप क्या करिए, आज आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसके पास भी गिट्टी है तो राउंडेड एग्रीगेट को एक साइड ले आइए और रफ जो है एंगुलर जो है, ठीक है, उसको एक तरफ ले जाइए और आप मिक्स करके देखिए दोनों को, दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। बालू ले लीजिएगा, थोड़ा सीमेंट ले लीजिएगा और मिक्स करके एक जगह कंक्रीट बनाइए राउंडेड एग्रीगेट से, एक जगह बनाइए आप इससे एंगुलर एग्रीगेट से, या उसमें जो है आपका जो रफ उसका सरफेस हो उस तरह का, ठीक है। तो जो राउंडेड वाला होगा ना इसमें वर्केबल ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें वर्केबल ज़्यादा होगा लेकिन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कम होगा, एक फैक्टर यहाँ ये है। और
ये जो है रफ जो होगा सरफेस, इसका अगर यूज करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा, इकोनॉमी कम होगा। अब ये कम और ज़्यादा कैसे होगा, आपको अब यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग स्मूथ एंड राउंडेड पार्टिकल का यूज करेंगे, यहाँ पे हमको जो वाटर है, जो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट कम लगेगा आपको, सीमेंट पेस्ट यहाँ पे कम लगेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यस सर। जो स्मूथ पार्टिकल होगा ये क्या होगा, कम जो है आपको सीमेंट पेस्ट लेगा। जो रफ होगा जिसमें व्हाइट्स ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें आपको सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगेगा। तो सीमेंट कम जहां लगेगा वो इकोनॉमिकल, यही ना बात हुआ। सीमेंट ही तो ज्यादा महंगा है हमारे कंक्रीट में, अभी बोले तो बेसिक प्लेन कंक्रीट। तो सीमेंट पेस्ट कम लगा, हमारा इकोनॉमी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे सीमेंट ज्यादा लगेगा, प्लस आपको ये रफनेस के कारण, इसके सरफेस का रफनेस प्लस ये जो एंगुलर शेप होने के कारण क्या होता है कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होता है। बॉन्डिंग, बॉन्ड आप सुनते हो केमिस्ट्री में, ये वो बॉन्ड नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगा, मतलब इसके सरफेस पे जो आपको सीमेंट पेस्ट रिएक्ट करेगा, सीमेंट पेस्ट जो इसको पकड़ेगा, ठीक है, जोड़ेगा साथ में, बॉन्ड करेगा, ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका बॉन्डिंग काफी अच्छा होगा, और बॉन्डिंग अच्छा होगा तो हमारा स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छा होगा तो स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, और ड्यूरेबिलिटी करने का मतलब कि काफी टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ मतलब बोलते हैं उसका हिंदी, तो काफी दिन चलेगा, ड्यूरेबल होगा, ठीक। तो ये बॉन्डिंग के कारण हो रहा है। और ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि हमारा सीमेंट पेस्ट यहाँ कम लग रहा है, इसीलिए ये ठीक है कि हमारा इकोनॉमिकल होगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। प्लस ये जो है ये इंजीनियर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंक्रीटिंग करा रहे हैं। तो कुछ इंजीनियर आपको कहेंगे कि हाँ राउंडेड एग्रीगेट अच्छा है, कुछ बोलेंगे कि नहीं एंगुलर एग्रीगेट अच्छा है, क्योंकि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्ट्रेंथ हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ आप सोच रहे हैं तो आपको जो है ज्यादातर उसमें एंगुलर एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि जो है इकोनॉमिकल चाहिए तो आपको उसमें ज्यादातर राउंडेड एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो concrete is more workable when a smooth and rounded aggregate is used instead of rough, angular or elongated aggregates. Most natural sand and gravel from river beds, seashores are smooth and rounded and are excellent aggregates. ठीक है, तो जो भी आपको रिवर बेड से मिल रहे हैं वो सब स्मूथ होते हैं ड्यू टू जो आपका नहीं होता है, जो वेदरिंग एक्शन है वाटर के कारण, इन चीज़ों के कारण वो स्मूथ हो जाता है, उसका राउंड हो जाता है, ठीक है, सरफेस। तो ये चीज़ें हैं। मान लीजिए अब क्रश स्टोन की बात करेंगे, जैसे जिसको क्रशर से यूज कर रहे हैं, रॉक्स को क्रश करके लेके आ रहे हैं एग्रीगेट, तो वो सब भी एग्रीगेट जो होगा उसको देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर क्या रहेंगे, एंगुलर हो सकता है, क्योंकि अब मशीन से क्रशर से जब क्रश कीजिएगा एग्रीगेट को तो उसका शेप जो है राउंडेड जो होगा बहुत कम रहेगा, परसेंटेज जो राउंड होगा, ठीक है, ये चीज़ें बहुत कम होगी। तो जो भी क्रस्ट स्टोन जो है, क्रस्ट स्टोन से क्या प्रोड्यूस होता है, एंगुलर ज़्यादा आता है, एलोंगेटेड एग्रीगेट आ सकता है, फ्लैकी आ सकता है, विच हैव हायर सरफेस टू वॉइड रेशियो, मतलब जो उसका वॉइड है, सॉरी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, तो जो उसका सरफेस है, ठीक है, वो और वॉल्यूम रेशियो है वो ज़्यादा रहता है, मतलब जो उसका सरफेस पे जितना भी आपको दिख रहा है, वॉइड वगैरह दिख रहे होंगे वो सब ज़्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपको सीमेंट पेस्ट को। बेटर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, उसका बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा, बट रिक्वायर मोर सीमेंट, ठीक है। तो इसमें सीमेंट हमको ज़्यादा लगेगा फॉर अ वर्केबल मिक्सचर। तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो राउंडेड एग्रीगेट ज़्यादा ठीक है, ठीक है, अगर राउंडेड एग्रीगेट ज़्यादा अमाउंट में है आपके एग्रीगेट में तो सही है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंगुलर हमको ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। For good quality of concrete, both flakiness index and elongation index in aggregate should not be more than 10 to 15% generally. इससे ज़्यादा आपका elongated और flaky aggregate नहीं होने चाहिए, राइट, क्योंकि वो जो है उससे हमारा वर्केबिलिटी खराब हो जाएगा, ठीक है, और उससे हमारा जो है जो कंक्रीट है उसका आपको जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, सब पे असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं हाँ राउंडेड एग्रीगेट सही है, ठीक है, ज़्यादा होगा तो अच्छा है,
और स्ट्रेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ठीक है एंगुलर है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके बारे में आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा जब आप पूरा आगे जाके कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये चीज़ें? यस सर। यस सर। तो जब भी शेप की हम बात करेंगे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? चलिए मैं 2 आदमी से पूछूंगा, एक पहले बताइए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, कौन सा हम एग्रीगेट यूज करें? सर एंगुलर। एंगुलर यूज कर लें? यस चलिए, इसका मतलब आप स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना? सर एंगुलर। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग बात करें कि बॉन्डिंग हमारा अच्छा हो कंक्रीट में तो हम बोलेंगे एंगुलर। ये शेप की हम बात करें ना अभी। अब हम लोग जैसे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने बोला आपको सीमेंट कम लग रहा है, ठीक है, सीमेंट पेस्ट कम एब्जॉर्ब होगा राउंडेड एग्रीगेट में, स्मूथ सरफेस में, तो इसलिए आप बोलेंगे हाँ ठीक है इकोनॉमिकल होगा, राउंडेड का यूज करेंगे तो ये चीज़ें हैं। और ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आप लोग एक बार फिर से पढ़िए और ये जो है ना इसको आप लोग सोचिए, ठीक है, आप लोग के आसपास एग्रीगेट है, आप उसको करके देखिए, जो हम बताते हैं आप जाके करिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास स्टैंडर्ड शीट्स नहीं होंगे तो आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, राउंडेड एग्रीगेट का आप कंक्रीट बना के देख लीजिए, जो भी आपको एंगुलर है उसका करके देख लीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप करके देख लीजिए, ठीक। ओके, सो इतना ही इस सेशन में करते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड फर्दर जो हमारा प्रॉपर्टीज है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।